आज से 65 साल पहले कहते हैं कि सिंगापुर में झुग्गी झोंपड़ियां हुआ करती थी। आइलैंड्स पर लोग यूं ही नशे में, ओपियम के नशे में, अफीम गांजे के नशे में पड़े रहा करते थे। उन्हें देखकर कोई ये मान ही नहीं सकता था कि सिंगापुर एक दिन इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आज जहां सिंगापुर में आपको गगनचुंबी इमारतें दिखाई देती हैं, वहीं ग्रीन एनर्जी के साथ साथ क्लीन सिटी का खिताब आप उसे प्राप्त होते देखते हैं। आज बहुत से दुनिया के देश सिंगापुर जैसा अपना शहर बनाने की कल्पना करते हैं। सिंगापुर जहां पर दुनिया भर के ऑफिसेज खुले हुए हैं, ट्रेड के मामले में हो या फिर टैक्सेशन के मामले में हो, कम से कम पाबंदी रखने वाला यह देश अचानक इतना कैसे परिवर्तित हुआ, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। आज के सेशन में हम इसी केस स्टडी को डिकोड करेंगे, लेकिन इससे पहले एक हिंट जान लीजिए, और वो ये है कि यह संभव है किसी एक व्यक्ति के विजन से। जी हां साथियों, सिंगापुर को कभी एक ऐसा नेता मिला जिसने सिंगापुर को झुग्गी से, बस्ती से हाईटेक सिटी में कन्वर्ट कर दिया। साथियों, इस झुग्गी से हाईटेक सिटी के सफर को कवर करने वाले इस नेता का भी आज के सेशन में जिक्र होगा। समझेंगे कि कैसे इन्होंने अपने आप को इतनी बड़ी यानी कि टॉप 20 में आने वाली जीडीपी बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगापुर के विकास के लिए 1959 के बाद की कहानी जानने से पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूं, इसलिए क्योंकि असल मायने में आपको भी लगता है कि जब भारत पर इतना ज्यादा विदेशी आक्रांताओं का शासन रहा तो क्या कभी सिंगापुर के ऊपर भी ऐसा रहा क्या। तो चलिए यहीं के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। सिंगापुर पर 600 साल तक विदेशियों का शासन रहा है। उसमें चाहे फिर इंडोनेशिया हो, पुर्तगाली हो, डचेस हो और इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहां पर शासन किया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह शासन से अछूता नहीं था। सिंगापुर के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं था, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत सारे लोग आकर इसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। खास वजह इसकी लोकेशन ही थी। लोकेशन जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का आज से कई सौ साल पहले से ही समुद्री व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रीजन रहा है। आज भी यहां से 90,000 बड़े जहाज गुजरते हैं। ऐसे में दुनिया के समुद्री व्यापार का 30% व्यापार इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर होता है। अब अगर कोई इतना महत्वपूर्ण रीजन है और उस रीजन में सिंगापुर जैसा देश सिचुएटेड है, इसकी वजह थी कि पुर्तगाल, डचेस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कॉलोनियल पावर्स ने अपनी समुद्री ताकत के लिए इस जगह का उपयोग करना सुनिश्चित किया, क्योंकि ये एक बढ़िया बंदरगाह बन सकता था। अब लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा, जब सिंगापुर में बन सकता था तो फिर मलेशिया और इंडोनेशिया में कौन से कुछ कांटे लगे थे क्या? वहां क्यों नहीं बन सकते थे पोर्ट? अब इसको प्रकृति का आशीर्वाद ही कहिए कि समुद्र में जहाज सिंगापुर के तट तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ के तटों की बनावट है, क्योंकि किसी भी बड़े जहाज को तट तक पहुंचने के लिए पानी का गहरा होना बहुत जरूरी है। अगर तट बड़े छिछले होते हैं तो बड़े जहाज किनारों तक नहीं आ पाते। सिंगापुर में यह प्रकृति का आशीर्वाद था कि बड़े जहाज आसानी से यहाँ के समुद्री तटों तक आ पाते थे। यही कारण है कि इस जगह का स्ट्रेटेजिक यूज होना शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी कॉलोनियल पावर्स समुद्र से ही चलती थी, सी पावर ही हुआ करती थी, ऐसे में यह जगह अपने आप में एक ट्रेड सेंटर के रूप में बनती गई। यहां पर मलेशिया, चाइना से, थाईलैंड से, इंडिया से, अरब से बहुत सारे ट्रेडर्स आते जाते रहे और वो यहाँ की पॉपुलेशन का हिस्सा भी बनते चले गए। मतलब आज अगर यहाँ 60 लाख पॉपुलेशन है तो यहाँ पर 5 मेजर रिलीजन्स भी हैं, जिनमें बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, टाओइज्म, हिंदुइज्म, ये सब यहाँ पर हैं। इसके अलावा सिखिज्म, जुइश, यहाँ पर और कम्युनिटीज भी हैं जो यहाँ रहती हैं। तो 60 लाख की आबादी इतनी डाइवर्स है। एथनिक कंपोजिशन यहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ की पॉपुलेशन में लगभग 74% चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं, 13% के आसपास मलेशिया वाले मलय ओरिजिन के लोग हैं, 9% के आसपास लोग भारत के ओरिजिन के भी यहां पर हैं, जिसमें तमिल, बंगाली, पंजाबी ये बड़ी संख्या में है। 3% पॉपुलेशन यहां पर यूरेशियन और अरब मूल के लोगों की भी है। तो पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी अपने आप में यहां पर बड़ी है, लेकिन ये डाइवर्सिटी तो प्रॉब्लम भी पैदा करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ये लोग आपस में ही रॉइट्स में उलझ सकते हैं। ऐसे में सिंगापुर का कॉलोनियल पास्ट भी आपको जान ही लेना चाहिए। देखो क्या था कि 15वीं सदी तक सिंगापुर, जिसे तब टैमसेक के नाम से जाना जाता था, मलक्का सल्तनत का हिस्सा होता था। 1511 में पुर्तगाल के शासक हुए अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इन्होंने इसे अपने अधिकार में ले लिया।
1641 में सिंगापुर का नियंत्रण पुर्तगाल के शासकों के हाथ से निकलकर डच लोगों के हाथ में चला गया। डच शासन ने सिंगापुर पर लगभग 180 साल तक नियंत्रण किया। इसके बाद 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे सर स्टैमफोर्ड राफेल्स। इन्होंने जौहर सल्तनत से परचेज करके इसे एक फ्री पोर्ट बना दिया। इसका मतलब यह था कि यहां से अगर कोई जहाज गुजरता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे यहां पर ट्रेड तेजी से होने लगे। साल 1824 में सिंगापुर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन गया और 1830 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ मिला दिया गया, जो कि भारत के बिहार से लेकर आज के म्यांमार तक फैली हुई थी। अब सिंगापुर में हुए इन शासकीय बदलावों के साथ यहां से होने वाले समुद्री व्यापार भी बहुत तेजी से बढ़े। यह मलक्का रीजन का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यहां पर आने वाले जहाजों के कारण सिंगापुर के कुछ हिस्सों पर ठीक ठाक इकोनॉमी भी बन चुकी थी, लेकिन यह सब ब्रिटिशर्स के हाथों में था। यहां के स्थानीय लोग तो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे, गरीबी की मार झेलते थे। यही केवल एक समस्या नहीं थी, यहां एक और बड़ी समस्या थी, और वो क्या थी कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल से अफीम यानी ओपियम का उत्पादन शुरू किया, जिसकी प्रोसेसिंग सिंगापुर में करवाना शुरू किया, और उसमें लेबर वो चाइना की लेकर काम करवाते थे। धीरे धीरे ये मजदूर जो थे ये खुद भी उस ओपियम के यानी कि अफीम के लत में पड़ गए। ऐसे में यहां पर गरीबी के साथ साथ नशा पनपने लगा, और उस नशे के चलते यहां पर रॉयट्स जैसी प्रॉब्लम्स पैदा होने लगी, रेसिज्म पैदा होने लगा। कुल मिलाकर ब्रिटिशर्स को तो सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा मिल रहा था, लेकिन यहां के लोग गहरे गड्ढे में लगातार गिरते जा रहे थे। यह सब कंट्रोल होता तभी वर्ल्ड वॉर 2 ने सिंगापुर की कमर तोड़ दी। हुआ क्या कि ब्रिटेन से दुश्मनी के चलते 1942 में जापान की सेना ने सिंगापुर पर अटैक कर दिया, क्योंकि सिंगापुर ब्रिटिशर्स के साथ था। इसे अपने कब्जे में भी ले लिया और 3.5 साल तक सिंगापुर पर जापान का शासन रहा। और इस दौरान सिंगापुर में हजारों लोगों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, मजबूरी में लोगों को लेबर बनाया गया, कम्युनल राइट्स हुए। जापानियों ने यहां पर ब्रिटिशर्स के नफरत के चलते खूब कहर बरपाया। यह सिलसिला 1945 तक चलता रहा, जब तक अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम ना गिरा दिए। तब जाकर जापान कहीं सरेंडर किया और सिंगापुर से अपना कंट्रोल छोड़ा। यह कंट्रोल वापस से फिर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, लेकिन तब तक सिंगापुर काफी ज्यादा बर्बाद हो चुका था। पॉवर्टी, क्राइम, डिजीज, होमलेसनेस, तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके चलते ब्रिटेन की भी हालत अब ठीक नहीं बची थी। पैसा खत्म हो रहा था, उसने भी अपनी कॉलोनीज, अपने उपनिवेशों को छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन वो सिंगापुर में अगले 25 साल तक बने रहना चाहते थे, क्योंकि अल्टीमेटली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन 25 साल में ब्रिटिशर्स ने सिंगापुर को धीरे धीरे सेल्फ रूल देना शुरू कर दिया, और यह कुछ वैसा ही था जैसे भारत में जब इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंशियल इलेक्शन हुए और फिर साल 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनाई थी। ऐसे ही सिंगापुर में भी सेल्फ रूल की बड़ी शुरुआत हुई। 1959 में जब यहां पहली बार जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें 51 सीटों पर चुनाव हुए, और उनमें एक बहुत यंग लीडर था जिसका नाम था ली कुआंग यू। उसने अपनी पार्टी, जिसका नाम पाप पार्टी है, पीपल्स एक्शन पार्टी, के साथ चुनाव लड़ा और उसने 51 में से 43 सीटें जीत ली, और वो व्यक्ति सिंगापुर का पहला प्रधानमंत्री बन गया। यही ली कुआंग यू वो लीडर है जिसने गरीबी, भुखमरी, क्राइम, नशा, रॉयट्स, बीमारी, झुग्गी झोंपड़ियों से भरे सिंगापुर को दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब के रूप में बना दिया। तो चलिए अब यह जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, यानी 1959 के इलेक्शंस के बाद चीजें कैसे बदली। तो साथियों, साल 1959 में पहले आम चुनाव में सिंगापुर में सरकार तो बनी, लेकिन ब्रिटिश रूल यहां पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस चुनाव के साथ ब्रिटिशर्स ने यह शर्त रखी थी कि भले ही तुम अपनी सरकार बना लो, यहां के लोगों के लिए काम करो, लेकिन सिंगापुर के जो सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए काम हैं वो ब्रिटिश रूल के अंडर ही होते रहेंगे। ब्रिटिशर्स की इन शर्तों का सीधा सीधा मतलब यही था कि सिंगापुर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते मलक्का स्ट्रेट से होने वाली समुद्री व्यापार पर ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इसके भी कई कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण खुद ली कुआंग यू की लीडरशिप थी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही
इस बात का एहसास हो गया था कि अगर सिंगापुर ने अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखा तो ये एक मजबूत देश कभी नहीं बन पाएगा। उन्हें यह बात भी पता थी कि अगर ब्रिटिशर्स अचानक सिंगापुर छोड़कर चले गए तो सिंगापुर की सिक्योरिटी, लॉ ऑर्डर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरी तरह चरमरा जाएगी। दूसरी तरफ सिंगापुर में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी समस्या भी बन जाएगी, जिससे यहां की बाहरी शक्तियां इस मजबूरी का फायदा उठाकर इसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करेंगी। उदाहरण के लिए समझो कि सिंगापुर में चीन की आबादी सबसे ज्यादा है, जिस पर कम्युनिस्ट शक्तियों की नजर थी। सोवियत यूनियन और चाइना चाहते थे कि सिंगापुर में कम्युनिस्ट सरकारें बने। वहीं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर बाकी कॉलोनियल पावर्स चाहती थी कि वो यहां बनी रहे। बाकी सिंगापुर में गरीबी, स्लम, भुखमरी, ओपियम के अड्डे, क्राइम तो चरम पर थे ही। हर हफ्ते कोई ना कोई मजदूर संगठन स्ट्राइक पर चला जाता था। लोग सिर्फ अपनी कम्युनिटी से मतलब रखते थे। पूरा देश जातीय समूहों में बटा हुआ था। इसीलिए ली कुयान यू ने सबसे पहले सिंगापुर को एकजुट करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें यह पता था कि इसके बिना कोई भी पॉलिसी सिंगापुर में सफल नहीं हो सकती। जिसके लिए ली कुयान यू ने सिंगापुर के लोगों को एक नेशनल आइडेंटिटी दी। We are going to have a multiracial nation in Singapore. We will set the example. This is not a Malay nation. This is not a Chinese nation. This is not an Indian nation. Everybody will have his place. Equal. Language, culture, religion. आज भी सिंगापुर में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन क्राइम रेट बिल्कुल कम और कम्युनल राइट्स जैसे इंसिडेंट्स तो लगभग ना के बराबर। आखिरी बार 1964 में यहां बड़ी संख्या में कम्युनल राइट्स हुए थे। उसके बाद सरकार ने सब सेटल कर दिया। उस समय सिंगापुर की मेजर इकोनॉमी सिर्फ टिन और रबड़ के उत्पादन पर टिकी थी, जिसका कंट्रोल मलेशिया के पास ही था। तो सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्स तो था नहीं। ऐसे में ली कुआन को यह लगा कि अगर मलेशिया का हम हिस्सा बनते हैं तो उन्हें हम रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ये सामान तो देंगे ही और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह मर्जर ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मलेशिया की सरकार को ही सिंगापुर से जुड़ना पसंद नहीं आया। उनकी जो पार्टी थी, पाप पार्टी, पीपल्स एक्शन पार्टी, उसने मलेशिया के चुनावों में पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया कि चलो मर्ज हो गए तो अब हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये पहले से जो मलेशिया के लीडर थे उनको ये पॉलिसी पसंद नहीं आई। दोनों देशों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर था। मलेशिया का सिंगापुर मलय जो लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज देता था और सिंगापुर में चाइनीज और इंडियन कम्युनिटीज के लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके अलावा जो ली कुआन थे वो ये चाहते थे कि सिंगापुर को मलेशिया के मार्केट का फुल एक्सेस मिल जाए, ताकि वो अपने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उसके साथ मिलकर कर सकें। लेकिन मलेशिया सिंगापुर की इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते उन्हें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। बेसिकली मलेशिया चाहता था कि अगर सिंगापुर उनके हिसाब से चलता है तो ही मलेशिया की ओर से उन्हें कुछ फायदा मिलेगा, वरना नहीं। इन्हीं मतभेदों के चलते 1964 में सिंगापुर के अंदर कम्युनल राइट हो गए और इस मौके का फायदा उठाते हुए टुंकू अब्दुल रहमान, जो कि तब मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर रहे हैं, क्योंकि मलेशिया का हिस्सा बने रहने के लिए पहले इन्हें अपने देश के अंदर रेशियल हार्मोनी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होगा। मलेशिया से अलग सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। लेकिन मलेशिया के साथ हुए इस असफल प्रयोग के बाद भी ली कुआन यहां नहीं रुके। लगभग 2 साल बाद 1967 में वो अपने पड़ोसी देशों मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस को साथ में लेकर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आज आप आसियान कहते हैं, को इस्टेब्लिश कर दिए। आसियान बनाने का मकसद यही था कि दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उन्हें एक मंच पर लाया जा सके, एक दूसरे की इकोनॉमी को समर्थन दिया जा सके, ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके और बाहरी ताकत, विशेष रूप से जो कम्युनिस्ट हैं, उनसे अपने आप को बचाया जा सके। इसी वजह से सिंगापुर को इंटरनेशनल ट्रेड में मदद मिली और उसकी आर्थिक तरक्की का रास्ता साफ हुआ। अब एक तरफ तो सिंगापुर के पीएम ली कुआन यू अपनी लीडरशिप से सिंगापुर की तरक्की के नए रास्ते तलाश रहे थे, वहीं ब्रिटिशर्स, जो कि अभी भी सिंगापुर के सिस्टम का हिस्सा थे, वो यहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके 2 रीजन थे। पहला, सिंगापुर की सिक्योरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे और इसी में अमेरिका इसके ऊपर दबाव डालकर बार बार यही कह रहा था कि देखो बेटा, हमारा और रूस का, यानी सोवियत रूस का चल रहा है कोल्ड वॉर।
ऐसे में तुम अगर यूरोप की भी सुरक्षा नहीं कर पाए तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स तुम यहां से निकलो और पहले यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करो, इस देश को इसके हाल पर छोड़ दो। मतलब कोल्ड वॉर चाहे सिंगापुर के लिए आपदा में अवसर बनकर के निकल कर आया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अमेरिका के आदेश पर 1968 में इसे छोड़ना पड़ा। साथियों, साल 1968 में सिंगापुर से जब ब्रिटिशर्स छोड़कर जा रहे थे तो ली ने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि ब्रिटेन सिंगापुर को कुछ समय की मोहलत दे दे तो वह अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी को स्टेबल कर लेंगे। ली कुआन यू का पहला फोकस इस बात पे था कि सिंगापुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे दूं, क्योंकि उनके पास ना तो फार्मिंग की जमीन है और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्स जो कि वो खुद कर सकें। ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1968 में जुरोंग टाउन कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसका मकसद ये था कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा जो दुनिया भर की कंपनियों को आकर्षित करेगा। लेकिन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने से कोई इन्वेस्टर अपना पैसा दूसरे देशों में नहीं लगाता। इसके लिए सिंगापुर सरकार ने कई बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लागू की। सबसे पहले सरकार ने टैक्स बेनिफिट देने की योजना बनाई। कई इंडस्ट्रीज को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया, जिससे उन्हें यहां कम खर्च में सेटअप करना आसान हो गया। इतना ही नहीं, कंपनियों को टैक्स हॉलिडे भी दिया गया, यानी शुरुआती कुछ सालों तक उन्हें किसी भी तरह का कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं देना। यानी विदेशी कंपनियों से कहा गया कि भैया आप सिंगापुर में आओ, जब तक आपका बिजनेस ठीक से जम नहीं जाता तब तक तुम्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़े इनिशिएटिव थे जिन्होंने कम समय में बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस को सिंगापुर में लाने का काम कर दिया। टैक्स में भारी छूट के बाद सिंगापुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। यहां के लेबर लॉज ने भी सिंगापुर में लेबर लॉज को काफी फ्लेक्सिबल बनाया। कंपनियों को हायरिंग और फायरिंग में इससे आसानी हुई। वर्किंग आवर्स और सैलरी के लिए रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, कंपनियों को उसमें ज्यादा पावर दी गई ताकि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। इतने सरल नियम कर दिए गए कि कोई भी इन्वेस्टर वर्क फोर्स को लेकर परेशान ही ना हो। चीप और स्किल लेबर फोर्स को तैयार करने के लिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कई ट्रेनिंग सेंटर खोले, लोगों को काम का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया ताकि उन्हें इंडस्ट्री की जरूरतों के अकॉर्डिंग तैयार किया जा सके। यहां तक कि सरकार ने बिजनेसेस को ज्यादा ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी अपनाने की भी छूट दी, जिससे इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ हो। इन सभी एफर्ट्स का असर यह हुआ कि अमेरिका, जापान, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज से कई बड़ी कंपनीज ने सिंगापुर का रुख कर लिया। सिर्फ 2 साल के अंदर यानी 1970 तक 250 से ज्यादा कंपनियां यहां स्थापित हो गई, जिससे 32,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट हुई। इसका फायदा सीधा लोकल्स को मिलना शुरू हुआ, क्योंकि बेरोजगारी दर तेजी से कम होने लगी, लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने लगे। अब सोचो, जहां एक देश अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित था, वहां कुछ ही सालों में ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, बल्कि हालत यह हो गई कि दूसरे देशों के भी वर्कर्स बुलाने पड़े। 1980 तक सिंगापुर में लगभग 0 अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था। यहां इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कि लोकल वर्कफोर्स कम पड़ा। गवर्नमेंट को मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों से मजदूर बुलाने पड़े। जुरोंग, जो कभी एक दलदली इलाका था, अब एक हाईटेक इंडस्ट्रियल हब बन चुका था। सिंगापुर की सरकार की इस स्मार्ट प्लानिंग ने देश की इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट दिया। आज सिंगापुर एक ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका है। अब बात कुछ और सेक्टर्स की भी कर लेते हैं। सिंगापुर की इस ग्रोथ से ली कुआन यू अभी भी इतने खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर से पैसे कमाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। वो चाहते थे कि सिंगापुर उन ऑप्शंस की तरफ भी जाए जिससे कम एफर्ट से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। और सिंगापुर इसके लिए 2 चीजों को टारगेट किया, एक था क्रूड ऑयल और दूसरा था मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। सिंगापुर ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया। इसके लिए रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों ने यहां इन्वेस्ट किया, मॉडर्न रिफाइनरी सेटअप की। इसके साथ ही इसने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। कुछ साल बाद ही सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब बन गया, जिससे इसकी इकोनॉमी को एक नई दिशा मिली। बात मेडिसिन की हो तो मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में भी सिंगापुर ने बहुत सी महंगी और हाई डिमांड ड्रग्स के साथ वैक्सीन भी तैयार करना शुरू किया। आज सिंगापुर का फार्मा सेक्टर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि साल 2025 के लिए इसका मार्केट रेवेन्यू 181 करोड़ अमेरिकी डॉलर होने की बात कही गई।
मतलब ली कुयान यू की लीडरशिप में सिंगापुर में हुए इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ने यहां मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग, टूरिज्म जैसे इंडस्ट्रीज में इतनी तेजी से जॉब क्रिएट की कि हर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए अपॉर्चुनिटी खुल गई। ऊपर से फॉरेन कंपनीज की भी भारी इन्वेस्टमेंट आई, जिससे नए प्लांट्स और फैक्ट्रीज खुले, हजारों वैकेंसीज क्रिएट हुई। इसका सीधा असर इकोनॉमी पे दिखा। 1970 में सिंगापुर की जीडीपी तेजी से बढ़त पे पहुंच गई। सिंगापुर ने खुद को एक टूरिस्ट, ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में एस्टैब्लिश किया। मैरीन बेस सेंटोसा आइलैंड्स, सिंगापुर फ्लायर, यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसे वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन बनाए गए। चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया गया और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से शहर में ट्रैवल बहुत इजी कर दिया गया। सिंगापुर की तस्वीर कुछ ऐसी है कि यह वर्ल्ड टॉप क्लीनेस्ट, सेफेस्ट और रिचेस्ट कंट्रीज में आता है। यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में सबसे एफिशिएंट माना जाता है। हेल्थ केयर बेस्ट और अफोर्डेबल है। एजुकेशन सिस्टम इतना टॉप क्लास है कि दुनिया में कई देशों से इसे कॉपी करने की कोशिश की गई है। सिंगापुर की जीडीपी पर कैपिटा आज $1,00,000 से भी ज्यादा की है परचेजिंग पावर में, जो इसे एशिया का नंबर 1 और दुनिया का दूसरा रिचेस्ट कंट्री परचेजिंग पावर के आधार पर बनाती है। यहां हर 6 में से 1 आदमी करोड़पति है और करप्शन 0। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सिंगापुर के इस ट्रांसफॉर्मेशन को कई बार मैजिक का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सही लीडरशिप, स्मार्ट पॉलिसीज और फ्यूचरिस्टिक विजन का नतीजा है। जब एक देश अपने स्ट्रेंथ को पहचानकर सही डायरेक्शन में काम करता है तो वो दुनिया के सबसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ सकता है। यही वजह थी कि 1970 के बाद सिंगापुर सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। लेकिन इसकी इस डेवलपमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जो इसके लिए काफी कुछ आसान बनाने में उपयोगी रहे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन और दूसरा ली कुयान यू का मीडिया पर पूरा कंट्रोल, जिससे उन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को क्रिटिसाइज होने से बचाया, लोगों को सरकार के खिलाफ होने से रोका, वहां कोई दूसरा पॉलिटिकल ऑप्शन पनपने ही नहीं दिया। इसका इंपैक्ट यह हुआ कि 1959 से लेकर अब तक सिंगापुर में ली कुयान यू की पीपल्स एक्शन पार्टी हुआ कि इन्हें अपनी पॉलिसीज को बढ़िया से एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा टाइम मिला। इन्वेस्टर्स का भरोसा हुआ कि यहां सरकार स्टेबल रहेगी तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। यही सेम चीज चीन के साथ भी रिपीट होती है। इन फैक्टर्स के अलावा एक और चीज यहां देखने को मिलती है और वो है सिंगापुर की पॉपुलेशन। साथियों, 30-40 साल में 50 लाख की पॉपुलेशन को गरीबी से बाहर निकालना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत आसान काम है। कंपेयर टू 30 करोड़ टू 60 करोड़ लोगों को गरीबी लोखा से बाहर निकालना और उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना। यही कारण है कि जो बड़ी आबादी वाले देश सिंगापुर की नकल करते हैं वो ना तो कभी सिंगापुर की तरह इतने कम समय में सफल हुए और ना ही होंगे। सिंगापुर की पॉपुलेशन कम थी तो उनकी हर किस्म की जरूरतें भी कम थी, तो इनको पूरा करने में समय भी कम लगा। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ली कुयान यू की लीडरशिप से सीखी जा सकती हैं और उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो साथियों, ये थी कहानी सिंगापुर की। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक के ऊपर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।